खिलौना बनाने वाला बाय आर.जी. 1920 कलकत्ता। कोहरे में डूबी एक सर्द रात, हताश सिपाही की लालटेन की रोशनी में एक अमीर अंग्रेज व्यापारी का शव गली में पड़ा मिला। सब कुछ साफ सुथरा था, सिवाय एक अजीब चीज के। मृतक के सीने पर लकड़ी का एक छोटा, हाथ से बना सिपाही का खिलौना रखा हुआ था। जासूस रितेश घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी तेज नजरें वो देख रही थीं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। रितेश अपने दफ्तर में है, जो किताबों और नक्शों से भरा एक अस्त व्यस्त कमरा है। वो लकड़ी के सिपाही की जांच कर रहे हैं। उनके अफसर, शक्की इंस्पेक्टर डेविस, इसे एक मामूली बात कहकर खारिज कर देते हैं। डेविस का मानना है कि ये एक लूटपाट का एक सीधा सा मामला है, लेकिन रितेश को यकीन है कि ये एक संदेश है। वो तर्क देते हैं कि कातिल बहुत शातिर और बुद्धिमान है। एक हफ्ते बाद एक और लाश मिलती है। इस बार ये एक भारतीय साहूकार है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। घटनास्थल बिल्कुल वैसा ही है, एक साफ सुथरी हत्या, और पीछे छोड़ा गया एक और हाथ से बना लकड़ी का खिलौना, इस बार एक छोटी नाव। अखबारों ने इन हत्याओं को खिलौना बनाने वाला का नाम देकर सनसनी फैला दी। रितेश को एहसास होता है कि पीड़ितों का चुनाव यूं ही नहीं किया गया है। वो उनके अतीत को खंगालना शुरू कर देते हैं, धूल भरे अभिलेखागारों में घंटों बिताते हैं। उन्हें एक जुड़ाव मिलता है। 20 साल पहले दोनों आदमी एक जूरी का हिस्सा थे, जिसने गोपाल नाम के एक गरीब खिलौना बनाने वाले को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया था जो शायद उसने किया ही नहीं था। गोपाल की जेल में ही मौत हो गई थी। तीसरा शिकार एक रिटायर्ड जज है, जिसने गोपाल के मुकदमे की सुनवाई की थी। वो अपने अध्ययन कक्ष में मृत पाए जाते हैं। उनके हाथ में लकड़ी का एक खिलौना पक्षी है। शहर में दहशत फैल जाती है। अब रितेश जानते हैं कि कातिल गोपाल का बदला ले रहा है। उसे जूरी के बाकी सदस्यों को खिलौना बनाने वाले के पहुंचने से पहले खोजना होगा। रितेश गोपाल के परिवार के बारे में जानकारी खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि गोपाल का एक छोटा बेटा था, हेमचंद्र, जो अपने पिता की तरह ही लकड़ी की नक्काशी में माहिर था। पिता की मृत्यु के बाद हेमचंद्र लापता हो गया था। रितेश को शक है कि हेमचंद्र ही खिलौना बनाने वाला है। रितेश जैसा खिलौना बनाने वाले नहीं था। रितेश को बचे हुए जूरी सदस्यों की सूची मिल जाती है। 2 लोग बचे हैं। वो और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं। वो इंस्पेक्टर डेविस को एक पूर्व वकील की रखवाली के लिए भेजते हैं, जबकि वो खुद दूसरे को खोजने के लिए निकलते हैं, जो शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक एकांतवासी जमींदार है। रितेश जमींदार की विशाल जर्जर हवेली में पहुंचते हैं। वो उस आदमी को डरा हुआ पाते हैं जो अपने कमरे में छिपा हुआ है। जैसे ही रितेश उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, बत्तियां चली जाती हैं। अंधेरे में एक परछाई हिलती है। ये हेमचंद्र है, खिलौना बनाने वाला। खिड़की से छनकर आती धुंधली चांदनी में रितेश का सामना हेमचंद्र से होता है। हेमचंद्र, जो अब दर्द भरी आंखों वाला एक दुबला पतला आदमी है, सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि कैसे जूरी ने लालच और पूर्वाग्रह के कारण उसके निर्दोष पिता को उनकी जमीन का छोटा टुकड़ा हड़पने के लिए फंसाया था। वो सिर्फ उन्हें मार नहीं रहे हैं, वो उनके पास वे खिलौने छोड़ रहे हैं जो उसके पिता उसके लिए बनाते, उस बचपन का प्रतीक जो उन्होंने चुरा लिया था। रितेश हेमचंद्र के दर्द को समझते हैं, लेकिन जानते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। वो हेमचंद्र से एक जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बात करते हैं और उनके परिवार के साथ हुए घोर अन्याय को स्वीकार करते हैं। जैसे ही दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है, थका हुआ हेमचंद्र खिलौना गिरा देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। रितेश देखते रह जाते हैं। उन्हें एक कातिल को पकड़ने की जीत का एहसास नहीं, बल्कि एक खराब न्याय व्यवस्था द्वारा नष्ट किए गए जीवन की गहरी त्रासदी का एहसास होता है। कातिल को सजा हो गई और रितेश फिर से चल पड़े एक नई गुत्थी को सुलझाने के लिए।